नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम कोच पर। बच्चों, मैंने जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग एक नया बैच लेकर के आ रहे हैं, स्पेशली यूपी पुलिस कांस्टेबल का मिशन खाकी नाम से। आज इसी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे पूरे यूपीपी कांस्टेबल के बारे में। उस पूरे एग्ज़ाम के बारे में हम लोग समझेंगे। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने जा रहे हैं उसके बारे में सब कुछ समझेंगे। मतलब जो लड़ाई आप लड़ने जा रहे हो, वहाँ युद्ध के मैदान में कैसे कैसे दुश्मन हमसे मिलने वाले हैं, उनसे हमें लड़ना होगा। इसलिए आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना होगा। मिशन खाकी बैच स्पेशली आपके पुलिस कांस्टेबल बैच के लिए ही लॉन्च किया जा रहा है। इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट जो आपके यूपीपी कांस्टेबल में पूछे जाते हैं, और सभी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट आपके सामने होंगे लाइव क्लासेस में। मतलब पूरी क्लास है, पूरा बैच आपका लाइव होने वाला है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इस बैच को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, आपके अपने जो भी ग्रुप हैं, सर्कल हैं, और जो भी आपने चैनल वगैरह जहाँ पर भी आप अपने मित्रों से जुड़े हुए हो जो तैयारी करते हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, जिससे सबको फ़ायदा मिल सके इस निःशुल्क बैच का। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बैच आपके लिए निःशुल्क जाने वाला। तो बच्चों, यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले यूपीपी कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी बातें। मतलब ऑल अबाउट यूपीपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे कि यहाँ जो दिया गया है आपको वैकेंसी के बारे में, जो बताया गया है, वैकेंसी आपकी क्या है, जरा देखो यहाँ पर। वैकेंसी यूपीपी कांस्टेबल की है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ इन्फॉर्मेशन देखो कितने का निकल के आया है। ये इन्फॉर्मेशन निकल के आया है कि 26,382 पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है। रिक्रूटमेंट होने वाला है 26,382 कांस्टेबल का, जिसके अंदर 26,210 आपके होंगे कांस्टेबल के पोस्ट, और उसके अंदर 172 फायरमैन के पोस्ट होंगे। और ये वैकेंसी कहा गया है लेटेस्ट बाय जून 2022, मतलब अधिकतम जून 2022 तक ये वैकेंसी निकाल दी जाएगी। अभी वैकेंसी जून 2022, तो मैं मान के चलता हूँ अगर ये जून मिड में आती है तो अभी भी आपके सामने यहाँ पर 1.5 महीने का पूरा पूरा समय इधर का बचता है। फिर उसके बाद इस वैकेंसी का एग्ज़ाम होने की जो बात कही गई है, बोर्ड ने ये कहा है कि इसका रिटन एग्जामिनेशन हम कराएंगे अक्टूबर में। तो इसका मतलब आपके पास पर्याप्त समय है, आप आराम से 3 से 4 महीने बहुत अच्छे से पढ़ के और रिवाइज भी कर सकते हो आप। तो इसलिए इस टाइम को हम लोग पूरा यूटिलाइज करेंगे अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में। सारे सब्जेक्ट को बहुत ही थॉरो वे में हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। और इस वैकेंसी की जो रनिंग होगी वो होगी दिसंबर मंथ में 2022 में। प्रीवियस आपको पता है कि प्रीवियस जो वैकेंसी आई थी 2018 की, उसमें अभी भी ट्रेनिंग चल रहा है। वो ट्रेनिंग कंप्लीट होगी अक्टूबर 2022 में जाकर के। 2022 अक्टूबर में जब वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर जो अभी एसआई की वैकेंसी आई थी इससे पहले, उस वैकेंसी के लिए ट्रेनिंग पर जाएंगे बच्चे। वहाँ पर उनकी वैकेंसी फिर जाकर के कंप्लीट होगी, तब जाकर के इस वैकेंसी का ट्रेनिंग कंप्लीट होगा। तो आपको मैं बता दूं, ये लगभग जाएगा जुलाई 2024 तक आपका पूरा ट्रेनिंग इसका कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा टाइम ड्यूरेशन आपका बनने वाला। लेकिन एग्ज़ाम हमारा अक्टूबर में होगा, इसलिए हम इसका टारगेट करके रिटर्न की प्रिपरेशन करेंगे। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, जो अभी तक इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ चुकी थी। आगे बात करेंगे हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है इस एग्ज़ाम को देने के लिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए 12th इंटरमीडिएट, मतलब 10+2 आप होने चाहिए अगर आप कांस्टेबल के लिए जा रहे हो, या इससे अपर भी हो आप तो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एज लिमिट इसका कैलकुलेशन 1 जुलाई 2022 तक का होना है। 18 से 22 साल रखा गया है मेल कैंडिडेट के लिए, और 18 से 25 साल का रखा गया है फीमेल कैंडिडेट के लिए। मतलब
ये वैकेंसी मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन में ये है, ओबीसी एससी और एसटी के लिए अपर एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है, और ये रिलैक्सेशन है 5 साल का। ये मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है, मतलब मेल कैंडिडेट का भी 5 साल और फीमेल का भी 5 साल। तो इसको यहाँ पर समझते हैं जरा। इन 3 कैटेगरी के लिए अगर 5 साल का अपर एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो ये 27 साल तक दे सकते हैं अधिकतम, और फीमेल कैंडिडेट को अगर 5 साल का मिलेगा तो 30 साल। ये रिलैक्सेशन मिलने वाला है ओबीसी एससी और एसटी कैंडिडेट को। तो इसके अनुसार आप देख लेना, एज कैलकुलेट कर लेना आप लोग। ये है आपका डेट जिस दिन आपको एज कैलकुलेट करना है। जिसको भी एज कैलकुलेट करना ना आता हो वो इस वीडियो को लास्ट में कमेंट करें अपने एज को लेकर के, उनको रिप्लाई भी कर दिया जाएगा। अदरवाइज आप बने रहिए हमारे साथ रीजनिंग के क्लास में। मैं आपको सिखाऊंगा एज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जब हम लोग पढ़ेंगे आपके ही कांस्टेबल बैच का एक टॉपिक, टाइम सीक्वेंस टेस्टिंग। नेक्स्ट है आपका, देखो हम लोग क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, तो ये क्राइटेरिया तो आपने देखा एज लिमिट का हो गया वहाँ पर, और आपके एजुकेशन का हो गया, क्वालिफिकेशन का हो गया। इसके अलावा फिजिकल में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको जानना होगा। बेहतर होगा कि आप तैयारी करने से पहले इस चीज़ को चेक कर लो। तो यहाँ पर जरा देखो आप, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए यहाँ पर अलग अलग लिस्ट हम बना करके आपको दिखा रहे हैं। आप यहाँ से सारे डाउट्स क्लियर कर लेना। ओबीसी एससी और अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए ये क्राइटेरिया है, और एससी के लिए स्पेशली ये क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर देखो क्या है, मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट की जो रिक्वायरमेंट होगी 168 सेंटीमीटर की होगी, मतलब इससे कम अगर आपकी हाइट है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। आप एग्जाम अगर रिटर्न क्लियर भी करते हो तो जाकर के यहाँ पर आप बाहर कर दिए जाओगे। एससी कैंडिडेट के लिए 8 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है, मतलब 160 सेंटीमीटर अगर उनकी कैटेगरी है, उनका हाइट है, तो इस कैटेगरी में आपको छूट मिलेगा। एसटी में शेड्यूल्ड ट्राइब जो जिनको बोलते हैं। सिर्फ उसके अलावा चेस्ट मेजरमेंट मेल कैंडिडेट के लिए है, ये चेस्ट मेजरमेंट विदाउट एक्सपेंशन, मतलब बिना चेस्ट फुलाए कितना होना चाहिए 79 सेंटीमीटर इन 3 कैटेगरी के लिए, और विद एक्सपेंशन मतलब जब फुलाने के बाद कितना होना चाहिए 84 सेंटीमीटर ये होना चाहिए। एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर फिर से रिलैक्सेशन दिया जाता है 2 सेंटीमीटर का। ध्यान दो, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है इनको हाइट में, 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है चेस्ट मेजरमेंट में। दोनों केस में यहाँ भी देखो आप 2 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट और वेट का कंडीशन होता है। इनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर ये इन 3 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अगर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर इनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन होता है, मतलब 147 सेंटीमीटर ही रिक्वायरमेंट होता है एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए। मिनिमम वेट फीमेल कैंडिडेट का, अदर कैटेगरी का सबकी बात करें तो 40, बाकी एसटी का भी कितना होता है 40, मतलब यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। फीमेल कैंडिडेट का मिनिमम वेट 40 kg होना ही चाहिए। तो ये आपका फिजिकल मेजरमेंट का जो कुछ था क्राइटेरिया वो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर बात करेंगे हम एग्ज़ाम की, कि एग्ज़ाम जो आपका है वो किस तरह से होने वाला है। तो आपका ओवरऑल जो पूरा कंप्लीट रिक्रूटमेंट किया जाएगा वो 4 स्टेज के एग्ज़ाम होंगे, वहाँ पर किए जाएंगे, जिसमें से सिर्फ एक रिटन एग्ज़ाम है आपका, जिसके बारे में आपके लिए खाकी बैच लाया गया है, जहाँ पर आप ये रिटन को क्लियर करना सीखेंगे। रिटन में आपको और भी इंफॉर्मेशन हम आगे देंगे, रिटन में कैसे क्या है। बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आते हैं। OMR बेस्ड होता है, ऑफलाइन पेपर हुआ है इससे पहले, तो फिर से एक चांस है कि ऑफलाइन ही हो।
रिटन एग्जाम जब आप क्लियर करते हो फिर आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको डीवीपीएसटी आप लोग शॉर्ट में बोल देते हो। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसको आपको क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद आता है स्टेज थर्ड। बाकी इन सब की बात हम लोग बाद में आगे करेंगे, जब आप लोग पहले इस एग्जाम को क्लियर करोगे उसके बाद आगे आएंगे हम लोग, तो इन सब की भी बात स्टेज की बहुत डिटेल में करेंगे। तीसरा स्टेज आपका आता है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसको पीईटी शार्ट में बोलते हो आप, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और फिर लास्ट स्टेज होता है फोर्थ, जिसमें आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है और मेरिट लिस्ट फाइनल बना दी जाती है। तो ये आपके स्टेज हो गए एग्जाम के कौन कौन से स्टेज हैं, जिसमें अभी हम लोग फर्स्ट स्टेज पे फोकस करने जा रहे हैं। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि भाई अगर आप एग्जाम को ही अच्छे से नहीं समझ पाओगे तो आगे आप लोग क्या करोगे, इसलिए इसको समझना जरूरी है। पहले आप इसको अच्छे से समझ लो, बाकी स्टेज की बात हम लोग आगे करेंगे। ये है आपका पैटर्न, स्टेज वन का पैटर्न। स्टेज वन रिटन एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा आप इसको देखिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 आएंगे आपके, ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन होगा, और टोटल मार्क्स जो होगा आपका 300 का। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, मतलब प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग, यस बिल्कुल है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग। क्या है? 0.5 मार्क्स। जरा यहाँ पर देखो, कई बार इसको लेकर के लोग कंफ्यूज रहते हैं। 0.5 मार्क्स है यहाँ पर लिखा हुआ, ना कि 0.5 लिखा हुआ है, मार्क्स लिखा हुआ है। मतलब देखो आप यहाँ पर आपको एवरी करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स मिल रहे हैं और निगेटिव के लिए आपको 0.5 मिल रहा है, तो हुआ कितना है? 1/4 ही तो हुआ। इसी को मैंने यहाँ पर देखो मेंशन किया है 1/4 करेक्ट। लोग इसको क्या बोलते हैं, गलती से 1/2 कर देते हैं, जो कि गलत है। ये मार्क्स है 0.5 और 2 मार्क्स का 1/4 0.5 ही होता है। जिस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग हो रही है उसमें बहुत ही अलर्ट होकर आपको काम करना होता है, आपको स्ट्रेटजी बनानी होती है। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, अदरवाइज आप ज़्यादा अटेम्प्ट करके भी पीछे चले जाओगे अगर गलतियां करोगे तो। हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे, हम लोग उसकी भी बात करेंगे, स्ट्रेटजी भी आपकी बनवाएंगे, कैसे काम करना है, सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे आगे। टोटल टाइम की बात की जाए तो पूरे पेपर में आपको 150 क्वेश्चन जो आपको मिल रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा, मतलब 120 मिनट। आप समझ सकते हो कि आपके पास टाइम यहाँ पर कम है, करने के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जब आप स्ट्रेटजी के बनाते हो एक, कि कब कैसे हमें कौन से सेक्शन को पहले उठाना है, कौन से बाद में उठाने हैं, या स्पीड आपको जो बना के चलोगे, आप टाइम मैनेजमेंट करना है, तो ये टाइम आपके लिए पर्याप्त ही नहीं होता, बस पर्याप्त से ज़्यादा हो जाता है। आप यहाँ टाइम बचा सकते हो। फिर आता है आपका मोड, किस मोड में पेपर होगा। अभी तक पेपर ऑफलाइन मोड OMR शीट पर ही हुआ है। अगर अभी कोई चेंजेस होगा तो नोटिफिकेशन में आएगा तो बताया जाएगा। फिलहाल अभी तक ऑफलाइन ही मान के चला जा रहा। लैंग्वेज पेपर का आपका बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके पेपर आएंगे। मतलब आप किसी भी ऐसे कैंडिडेट को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो उसके लिए भी पेपर बनेगा, और इंग्लिश मीडियम का है तो उसके लिए भी पेपर बनेगा। तो पेपर में दोनों लैंग्वेज होंगे, इसलिए आपको लैंग्वेज को लेकर के कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको जरा अच्छे से समझना आप। ब्रॉड सेक्शन इसका पूरा हमने डिटेल में बताया आपको कि 4 सेक्शन जो आपका रिटन एग्जाम जो होने वाला है उसमें कौन कौन से 4 सेक्शन हैं, इसको बड़े अच्छे से आप समझ लेना। यहीं से आपकी स्ट्रेटजी बनना शुरू होगी। अगर आप इसको अच्छे से समझ पाते हो तो आप अपने अनुसार भी स्ट्रेटजी बना सकते हो। अदरवाइज किसी बच्चे को अगर कोई समस्या हो सकती है कि कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाए, हम लोग उसका वीडियो लेकर के आएंगे। पहला सेक्शन है यहाँ पर जनरल स्टडी, GS जिसको बोलते हैं, सामान्य अध्ययन हिंदी में। दूसरा सेक्शन है आपका मैथ्स, गणित का। और तीसरा सेक्शन है रीजनिंग, तर्क शक्ति। और चौथा सेक्शन है आपका जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी जिसको बोला जाता है। ये 4 सेक्शन में आपके पूरे एग्जाम होने वाले हैं। मतलब 150 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं ये इन्हीं 4 सेक्शन से आने वाले हैं। और इनका डिवीजन कैसा है, इस तरह से कि किस तरह बटेंगे। उससे पहले हम जरा समझेंगे यहाँ पर मैथ्स में यहाँ पर 2 सेक्शन A और B अलग अलग बटे हुए हैं।
ज्यादातर क्वेश्चन जो पेपर आपके बने हैं 19 क्वेश्चन के हैं, कभी कभी एक दो क्वेश्चन आगे पीछे कर लेते हैं, 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऐसे भी कर लेते हैं आगे पीछे, तो दूसरे सेक्शन को बढ़ा देते हैं। लेकिन ये पूरा पूरा मैथ का पूरा सेक्शन मिला करके 38 क्वेश्चन ही आपका कवर करता है। बस इसमें थोड़ा एक दो आगे पीछे कर लेते हैं। कौन कौन सा सेक्शन है मैथ्स के, जरा इसको देख लो आप। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब संख्यात्मक योग्यता, और मेंटल एबिलिटी मतलब मानसिक योग्यता। ये दो सेक्शन आपके मैथ्स के अंदर आने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल एबिलिटी कंप्लीटली टोटली ये मैथ्स ही है आपका। मेंटल एबिलिटी यहां पर रीजनिंग के सेक्शन के भी क्वेश्चन आपके इंक्लूड होने वाले हैं। फिर उसके बाद रीजनिंग का एक अलग सेक्शन है आपका, इसके अंदर 3 अलग अलग सेक्शंस को मिला करके क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन यहां पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग ऐसे नहीं किया गया है जैसे मैथ्स में किया गया है। तो यहां पर सब मिक्स होकर के एक साथ आएंगे। इन तीनों जगहों से कौन कौन सा है, IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन जिसको बुद्धि लब्धि परीक्षण बोलते हैं, मेंटल एप्टीट्यूड मानसिक अभिरुचि होता है, और तीसरा है रीजनिंग एबिलिटी तार्किक योग्यता। ये तीनों मिला करके टोटल 37 क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। 37 क्वेश्चन आपसे होंगे जो इस सेक्शन से होंगे। और फिर उसके बाद आता है आपका चौथा सेक्शन सामान्य हिंदी, जिससे 37 क्वेश्चन आते हैं। आप इसको टोटल करो तो आपको मिल जाएगा 150 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन यहां पर बन रहा। अब समझने वाली बात क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए भाई। देखो यहां पर सबसे पहली बात करें कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किस सब्जेक्ट का यहां पर बना, तो आप खुद देख सकते हो कि भाई रीजनिंग तो अपने आप में एक सेक्शन पूरा है ही, जिसमें आपका 37 क्वेश्चन पूछा ही जा रहा। इसके अलावा कभी 19 कभी 20 क्वेश्चन तो आपका इससे आएगा ही आएगा। मतलब आप समझ सकते हो कि 56 से लेकर 57 क्वेश्चन, या मैं यूं कह दूं 55 क्वेश्चन से लेकर 57 क्वेश्चन तक, इतना तो आपका रीजनिंग ही कवर कर ले रहा 150 में से। बाकी जो भी आपका बचा उसमें से मैथ्स, जनरल स्टडी और हिंदी कवर कर रहे हैं। मतलब आपको इस सेक्शन को फोकस करना होगा बहुत अच्छे से। क्यों? रीजनिंग की दो खासियत है। पहली हो कम से कम समय में ये होता है, और दूसरी चीज अगर आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लिए तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, एक्यूरेसी मेंटेन हो जाती है। 100% एक्यूरेसी के साथ आप इस सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। तो भाई टारगेट आपके एग्जाम का बस यही होना चाहिए कि 100% स्कोर, तब जाकर के आप कहीं इससे नीचे पे जाके टिकोगे। अगर आप टारगेट ही पहले 80% या 70% का बना लिए हो तो आप मान के चलो कि आप वहां नहीं पहुंचोगे, उससे नीचे पहुंचोगे। इसलिए अपने टारगेट को हमेशा क्या रखो, ऊपर की ही रखो कि भाई हमें छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इससे पहले यूपीएसआई और यूपीएसआई के दोनों पेपर जो हुए हैं, इनको आपने देखा होगा, इनके रिजल्ट आपने देखा है। आपको अगर आपने एनालिसिस किया होगा तो आपको एक बात पता चल गई होगी कि 75% 75% अभी तक दोनों ही पेपर का, चाहे मैं यूपीएसआई की बात करूं या यूपीएसआई की बात करूं, इन दोनों पेपर में 75% से ऊपर 75% प्लस होकर के कट ऑफ पहुंचा। तो आप सोच सकते हो कि भाई जो 75% कट ऑफ पहुंच रहा है तो स्कोर हमें कितना करना होगा। अगर आप 80% लाते हो तो आप सेफ जोन में जाते हो। तो आप समझ सकते हो कि आप यहां से कोई भी एक भी सेक्शन अगर आपने छोड़ा कि चलो ठीक है ये कमजोर है, इसको किनारे करते हैं, बाकी को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप पीछे जा रहे हो, आप इससे भी पीछे जा रहे हो। इसलिए आपको कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ना है, सारे सेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। आपकी स्ट्रेटजी का ये पहला पार्ट है कि आपको ये स्ट्रेटजी बनानी होगी कि इसमें से किसी भी सेक्शन को हमें छोड़ना नहीं है। आज के सभी एग्जाम का बस एक क्राइटेरिया है, जो कुछ भी आपको पढ़ना है उसके सिलेबस में सारे सिलेबस को बढ़िया से पढ़ना है। सिलेबस में आप छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि भाई रीजनिंग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसने बहुत ही ज़्यादा सेक्शन कवर कर रखा है। फिर उसके बाद मैथ्स की बात करें, मैथ्स भी एक ऐसा सेक्शन है जो आपका 100% एक्यूरेसी देता है। अगर आप मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो आपका 100% एक्यूरेसी आने वाला है।
और आप जान रहे हो कि इसको सोनी सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, राहुल सोनी सर। बस आप सर के साथ बहुत अच्छे से पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। समय आने पर हम लोग डाउट सेशन लेंगे, वहां पर आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे। सामान्य अध्ययन की बात की जाए, सामान्य अध्ययन अरुण सर के गाइडेंस में आप, बाकी पूरी टीम उनकी है, उनके साथ आप पढ़ोगे, वो आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे सामान्य अध्ययन के सभी सब्जेक्ट के लिए, और सभी एक्सपर्ट फैकल्टी आपको मिलेंगे सामान्य अध्ययन के हर एक सब्जेक्ट के लिए। फिर आता है आपका जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, अरुण सर के गाइडेंस में जो आप पढ़ने जा रहे हो यहाँ पर, जनरल हिंदी अगर आप अच्छे से एक बार पढ़ लो तो ये भी ऐसा है जो आपका रीजनिंग की तरह ही ये भी आपका टाइम बचाएगा और स्कोर भी कराएगा। देखो जीएस के मामले में आपको एक बात बता दूं, जीएस में आप 100% टारगेट करके 100% तो नहीं पहुंच सकते हो, लेकिन यहां आप 100% टारगेट कर सकते हो हिंदी के केस में। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है होगा आपको कि आजकल हिंदी में भी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो जैसे सर आपको पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल फोकस्ड होकर के इसी चीज को पढ़ाया जा रहा है। इसलिए आप लोग पूरी क्लास को बहुत अच्छे से देखो और नोट्स जरूर बनाओ। विदाउट नोट्स आपके लिए समस्या हो सकती है, इसलिए हर एक क्लास का प्रॉपर नोट्स आपके पास होना चाहिए। मतलब ये ऑनलाइन क्लास आपके लिए ऑनलाइन क्लास ना होकर के बिल्कुल एक ऑफलाइन क्लास जैसा होना चाहिए, आपको पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये आज की पूरे सेशन में हम लोगों ने जो देखा है, ये पूरा का पूरा हम लोगों ने देखा है कि यूपीपी कांस्टेबल में एग्जाम किस तरह से होता है, पूरे पैटर्न को हम लोगों ने समझाया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखा है। आप सभी को मैं कुछ कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में आप ज्यादा से ज्यादा इस खाकी बैच के बारे में बताइए। आप सभी को इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आने वाले एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।